अजीत झा आपके अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी अगली वीडियो में, जिसमें आज हम लोग क्लास 10th का अगला टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से डील करता है, जिसका टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। मीन्स आज की वीडियो में हम इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड सीखेंगे। अगर दो इक्वेशन विद टू वेरिएबल अवेलेबल हो तो उनको हम किस किस तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। जो लास्ट मेरी वीडियो थी, वैसे तो बहुत लंबे टाइम के बाद मैं वीडियो लेके आया, बट जो लास्ट मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करने का एक तरीका ग्राफ के थ्रू बताया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के टॉपिक्स हैं इक्वेशन सॉल्व करने के। तो देखिए बेसिकली 3 मेथड हमारे सिलेबस में हुआ करते थे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फर्स्ट मेथड की बात करें तो वह है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन नेक्स्ट मेथड की बात करें तो सेकंड हमारे पास बनता है एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड मेथड की बात करें तो इक्वेशन सॉल्व करने का थर्ड मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपको इस साल नहीं करना, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, जो न्यू बुक पब्लिश हुई है उसके हिसाब से। तो इन दो मेथड को हम एक एक करके सीखेंगे। देखिए इन मेथड को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं विद टू वेरिएबल तो उसके आंसर कितने टाइप से और कैसे कैसे आ सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम उसको भी समझ लेंगे। देखिए जब दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बेसिकली तो हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करा जाए तो उसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग, मतलब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस जब भी बनते हैं तो उस टाइम पे यूनिक सॉल्यूशन आता है। यूनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू आएगी और सिंगल सिंगल यूनिक वैल्यू आएगी। सेकंड केस की अगर हम बात करें तो सेकंड केस हमारा होता है जिसमें एक लाइन दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंस होता है, मतलब दोनों लाइनें एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर और एक लाइन के ऊपर दूसरा क्रिएट करता है, इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस ग्राफ। कोइंसिडेंस ग्राफ के केस में जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब आंसर जो है वो कैलकुलेट होता है, मल्टीपल आंसर निकल सकते हैं, बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं। थर्ड केस में अगर हम बात करें लास्ट के, तो लास्ट पे ग्राफ जो बनता है उसमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती है। लाइन के केस में जो सॉल्यूशन होते हैं वो नो सॉल्यूशन क्रिएट होते हैं, मतलब कोई भी आंसर नहीं आएगा। दो लाइनें जब आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेगी तो आंसर नहीं आएगा। जब लाइनों का सॉल्यूशन, किसी भी दो लाइन का ग्राफ के थ्रू सॉल्यूशन तब क्रिएट होता है जब दोनों की दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काटती है या फिर टच करती है, सेम उसका मतलब सेम ही होगा। तो ये 3 टाइप से अगर आप किसी भी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो ये तीनों के तीनों केसेस क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है ना। हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें तो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से कौन सा टाइप क्रिएट हो रहा है। ठीक है। या फिर अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। ये ऊपर के दोनों केसेस में आप देख रहे हैं आंसर कैलकुलेट हो सकता है, तो इसको हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और नीचे के केस में आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई आंसर क्रिएट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम इसको इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो देखिए आगे हम सबसे पहला फर्स्ट मेथड यहाँ पे देख लेते हैं, किस तरीके से इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करा जाता है। सपोज करिए कोई दो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9।
जब कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है तो आपको इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन सेलेक्ट करनी है एंड उसका यूज करके उसके अंदर से x या y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन को सेलेक्ट कर सकते हो, बट थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो इसके लिए आप ऐसी इक्वेशन को चूज करिए जिसमें x या y के आगे कुछ अवेलेबल ना हो, मतलब उसका कोई कोफिशिएंट नहीं हो। अगर आप ऐसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करते हैं जिसके आगे कोई कोफिशिएंट ना हो, उसकी वैल्यू निकालते हैं तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। बट अगर ऐसा कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है आपके पास तो फिर आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी इक्वेशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ और वहां से किसी एक चीज की सपोज एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट 2x plus 3y is equal to 12 and then 2x की वैल्यू यहाँ से आ गई 12 minus 3y and finally x is equal to 12 minus 3y divided by 2। आप यहाँ से y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करी है, फर्स्ट इक्वेशन से। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिस इक्वेशन से वैल्यू कैलकुलेट करिए कहीं आप वहीं पे तो उसी इक्वेशन में तो गलती से सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। अब ध्यान रखना है, हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन के अंदर। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको इक्वेशन 2 में। जब मैं इसे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 12 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2y इक्वल टू 9 गिवन है हमें। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए बेसिक मेथड एलसीएम लेना जो भी होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया प्लस 2y इक्वल टू 9। आप इससे एलसीएम ले लीजिए तो 36 माइनस 9y प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। देन फाइनली हम यहाँ पे कुछ देखें तो हमारे पास आ जाएगा 5y इक्वल टू 18। सारी विदाउट x वाली या y वाली टर्म एक तरफ ले जाइए, तो 5y इज इक्वल टू 18 माइनस 36 एंड माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 18। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 18/5। ये हमारे पास y कैलकुलेट हो गया बाय द यूजिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप इस y की वैल्यू को कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सपोज आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप चाहे तो सेकंड इक्वेशन में रख सकते हैं। आपको और आसान बनाना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं जहां से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। जो आपको इजी लगे, जहां पे आपको लगे कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो x, वहां पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सपोज करिए मैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये क्या बनेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए y की वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखूं तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 3, y की जगह 18/5 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वल टू में 12। देन इसको सॉल्व कर देते हैं, 2x प्लस 54/5 इक्वल टू 12। आप इसको शिफ्ट कर दीजिए, मीन्स x विदाउट x वाली टर्म को एक साइड कंसीडर करना है। तो 2x इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, देन 2x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 6/5। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 3/5। तो ये हमारा कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। सिंपल क्वेश्चन के बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों को ट्राई कर लेते हैं जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन के केसेस बनेंगे। इसमें एक एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें हमें सॉल्व करना है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखिए इसको अगर रेशो से कंपेयर करेंगे a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अब सवाल ये बनता है कि अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है और वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आ जाए तो आप किस तरीके से उसको परफॉर्म करेंगे। तो देखिए नॉर्मल तरीका है जैसे आप करते हैं, आप कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए, वहां से x या y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, मैं ये फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट
आप यहाँ से किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं, सपोज एक्स या वाई जो भी आपको ठीक लगे। सपोज मैं वाई की वैल्यू निकालता हूँ, वाई को इस साइड शिफ्ट करके 3 को यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 3x माइनस में 3, ये इक्वेशन आ गई। अब मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि जहां से वैल्यू निकालनी है, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वहीं वहीं पे वैल्यू ना सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, तो मैं इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। तो जब मैं इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा तो यहाँ पे देखिए 9x माइनस 3, वाई की वैल्यू मेरे पास है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 9। 9x से 9x कैंसिल, यहाँ पे देखिए 9 इक्वल टू 9 आ गया। अब देखिए जिसकी वैल्यू निकालनी है अगर वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, जैसे कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू निकालनी है और x कैंसिल हो गया, तो इसके लिए नॉर्मली 3 केसेस बनते हैं। पहला हो सकता है कि आपने जहां से वैल्यू निकाली हो उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दियो, जैसा कि यहाँ पे वैसी मिस्टेक नहीं दिख रही है। सपोज सेकंड केस या तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाए, और थर्ड केस या तो उसके नो सॉल्यूशन हो जाए। अब देखिए यहाँ पे आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। उसके लिए आपको ध्यान देना है कि जब लास्ट में सॉल्व करके इक्वल टू में जो चीजें आ जाए वो सेम आ जाए, इसका मतलब 9 इक्वल टू 9 ये ट्रू है, तो हम लिखेंगे इट इज ट्रू, सो इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? इसका मतलब ये जो इक्वेशन बनी है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की बनी है, और अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की इक्वेशन बने तो उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे समझ लीजिए बहुत आसान है। आपने जो y की वैल्यू निकाली है वही हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। मीन्स कहने का ये है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे कि y इक्वल टू 3x माइनस 3, ये y की वैल्यू हो जाएगी, और x जो हो जाएगा x इज एनी नंबर। इसका मतलब इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप कोई भी नंबर लेंगे x की वैल्यू और उसको जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो जो y की वैल्यू देगा वो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीपल वैल्यूज निकल आएगी जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जज करना तो सिंपल ही है, 9 इक्वल टू 9। अब सपोज करिए कि अगर ये आपस में इक्वल ना आए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू अलग अलग हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, वो एक नो सॉल्यूशन का केस बन जाता है। और नो सॉल्यूशन का केस हम आगे सॉल्व नहीं करते हैं, क्वेश्चन वहीं पे फिनिश हो जाता है। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, उस पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मैंने एनसीईआरटी का एक एग्जांपल कंसीडर करा है जिसमें कह रहा है 2 रेल्स आर रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। ठीक है, 2 रेल्स को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करी जा रही है, मतलब 2 इक्वेशन से रिप्रेजेंट करी जा रही है। अब इसने इसमें पूछा विल द रेल क्रॉस ईच अदर, क्या दोनों के दोनों ट्रेन, दोनों के दोनों रेल एक दूसरे को क्रॉस करेगी। अब देखिए क्रॉस अगर करती है तो इसका मतलब उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन नहीं आ सकते, फिर उसके यूनिक सॉल्यूशन बनेंगे। अब आपको यहाँ पे चेक करना है क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा, बाय द यूजिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे तो आप कोफिशिएंट कंपेयर करके डायरेक्ट बता सकते हो, बट अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके बताना हो तो किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पे देखिएगा। देखिए फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड कोई एक इक्वेशन हम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज फ्रॉम फर्स्ट आप x या y किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए जो भी आपके लिए इजी हो। तो सपोज मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो y और आपका कांस्टेंट सारी टर्म्स उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2y। ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू। अब मैंने निकाली कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से। सब्स्टिट्यूट कहाँ पे करी जाएगी, सेकंड इक्वेशन में। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ, और जब मैं इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा तो चेक कर लेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, फोर वाई से 4y कैंसिल, और यहाँ पे आ गया -4 इक्वल टू 0। अगेन आप देख सकते हैं कि हमारे पास जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी y की, वो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो जैसा मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि हमारे पास 3 केसेस बन सकते हैं। अब
तीन केसेस में अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केस है, तो आप देखिए यहाँ पे दोनों की दोनों चीजें आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट ट्रू, हेंस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो इसलिए इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, और कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे तो इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो रेल जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। और लाइंस आपसे पूछे कि इसकी लाइंस कैसे बन रही है, तो इसकी पैरेलल लाइंस बन जाएगी। तो ये तीनों टाइप के एक एक क्वेश्चन, जिसमें एक यूनिक सॉल्यूशन, एक नो सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनता है, मैंने आपको करवा दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, अगर आपको इन तीनों इक्वेशनों में या फिर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक सीखना चाहते हैं मेरे से, तो आप उसके लिए भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बस इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।